सबको गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बच्चों? आई एम सॉरी, थोड़ा बहुत विलंब हुआ है। उसका वजह है कुछ नेटवर्क समस्या थी। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड आफ्टरनून सबको बच्चों। वॉइस मेरी आ रही है? मेरी आवाज आ रही है अब तक? ठीक है। और ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? जो मैंने लिखा है आपको दिखाई दे रहा है? टेल मी, जो मैंने लिखा है आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, हाँ बात तो सही है। अब दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये वाला लाइट। अब बोलिए। चलिए मैं बोलता हूं, जो मैंने लिखा है उसको मैं बोलता हूं। बच्चों, आज का हमारा विषय होगा प्रबोधनकालीन प्रमुख विचारक। प्रबोधनकालीन मुख्य विचारक। आप सिलेबस देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सबसे पहला भाग है, जो सबसे पहला यूनिट है, जो पहला टॉपिक है, उसमें उसमें जो है 3 बातों को लिखा गया है। उस टॉपिक में 3 जो है बातों का समावेश किया गया है। पहला तो ये कि प्रबोधन क्या है, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि प्रबोधन क्या है, इसका उत्पत्ति कहां होता है, इसका उत्पत्ति क्यों होता है, इसका प्रकृति क्या है। इन तीनों के बारे में हम पिछले क्लास में आपको बता दिए। जो सिलेबस का दूसरा भाग है, टॉपिक का जो दूसरा भाग है, उसमें लिखा गया है कि प्रबोधनकालीन विचारक। उसमें 2 लोगों का नाम है, एक रूसो है और एक कांट है। कौन कौन? एक रूसो और एक कांट। केवल हमें 2 विचारकों के बारे में ही पढ़ना है। हमें लॉक के बारे में जानकारी रखना है, हमें वोल्टेयर को समझना है, लेकिन मुख्य रूप से जो यूपीएससी का सिलेबस है, यदि बच्चों हम लोग उसको फॉलो करते हैं, यूपीएससी का सिलेबस को हम लोग फॉलो करते हैं, तो केवल 2 ही नाम है। एक है रूसो और दूसरा है कांट। एक है रूसो और दूसरा है कांट। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। जो सिलेबस का जो तीसरा भाग है, यानी कि पहला टॉपिक का जो तीसरा भाग है,
उसमें कहा गया कि यूरोप के बाहर प्रबोधन का विस्तार कैसे हुआ और कहां कहां हुआ। यानी यूरोपीय उपनिवेशों में प्रबोधन की चेतना का विकास, यानी एशिया में कैसे हुआ, अमेरिका में कैसे हुआ, दक्षिण अमेरिका में कैसे हुआ, अफ्रीका में कैसे हुआ, ऑस्ट्रेलिया में कैसे हुआ, इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। यानी बच्चों ध्यान रखना, यदि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है, जो यूपीएससी ने हमारे सामने रखा है, यदि हम लोग उसे फॉलो करेंगे तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है उसमें क प्रबोधन क्या है, ख कांट और रूसो, और ग उपनिवेशों में प्रबोधन का विस्तार कैसे होता है। तो बच्चों जो क है यानी प्रबोधन क्या है उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और इसलिए आज का हमारा विषय होगा वह रूसो होगा और कांट होगा। बच्चों ये दोनों विचारक बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों प्रबोधन काल के हैं। दोनों किस काल के हैं? प्रबोधन काल के। दोनों समकालीन भी हैं, क्योंकि रूसो जो है वह भी 18वीं सेंचुरी का है, रूसो भी 18वीं सेंचुरी का है और कांट भी 18वीं सेंचुरी का है। रूसो भी 18वीं सेंचुरी का है, कांट भी 18वीं सेंचुरी का है। दोनों प्रबोधन कालीन विचारक हैं, अच्छी बात है। दोनों जो है अपने अपने विचार का प्रतिपादन करते हैं, दोनों आदर्शवादी भी हैं। मैंने कहा पहला, दोनों समकालीन हैं, यानी दोनों का जन्म 18वीं सेंचुरी में होता है, ये पहला हो गया। दूसरा, दोनों जो है यूरोपीय हैं। तीसरा, दोनों प्रबोधनकालीन विचारक हैं। और चौथा, दोनों आदर्शवादी हैं। पांचवा, दोनों मानव की समानता, मानव की स्वतंत्रता की बात करते हैं, दोनों। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है बच्चों, सबसे बड़ा अंतर दोनों में, कि रूसो जो है भावुक है। वह क्या है? भावुक है। वह भावना को अधिक महत्व देता है, जबकि कांट बुद्धिवादी है। क्या है? कांट बुद्धिवादी। ध्यान रखना, रूसो जो है एक भावुक दार्शनिक है, एक भावुक विचारक। रूसो जो है भावनाप्रद है, बुद्धि को महत्व नहीं देता है। जबकि जो कांट है वह विशुद्ध बुद्धिवादी है, वह विशुद्ध बुद्धिवादी है। वह भावना को नहीं, वह शुद्ध बुद्धि को, कैसा? शुद्ध बुद्धि को महत्व देता है। अभी ध्यान से सुनिए, अभी तो मैं केवल बैकग्राउंड बता रहा हूं, लिखवाऊंगा, अभी सुनिए बात। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम लोग रूसो से शुरू करते हैं। रूसो कहां का रहने वाला था? इसका जन्म कहां हुआ? इसका पालन पोषण कहां हुआ?
इसके द्वारा क्या लिखा गया, इसके द्वारा क्या कहा गया और इसका क्या प्रभाव हुआ, उसमें क्या बुराई थी, उसका क्या योगदान था, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि जिन बातों का हमने बोर्ड पर उल्लेख किया है, लिखा है, उसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए और फिर हम समझाएंगे, क्योंकि ये तथ्य है और तथ्य को रटना पड़ता है, तथ्य को लिखना पड़ता है, और जब तथ्य हमारे पास आ जाएंगे तो हम तथ्यों के माध्यम से कहानी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए रूस। अमन मैं बोलता हूं, लिखिए रूसो। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। और थोड़ा मार्कर आज बहुत खराब है, मिल गया है यहाँ पर, आज हम व्यवस्था करते हैं, बाजार से लाते हैं बढ़िया मार्कर। ठीक है, इधर 2 दिन से छुट्टी था, मैं भी गया नहीं था। ठीक है, लिखिए रूसो, लिखिए रूसो। रूसो का जन्म, रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के, रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। राइट, लेकिन रूसो का कर्म भूमि, लेकिन रूसो का कर्म भूमि, रूसो का कर्म भूमि जिनेवा नहीं रहा। रूसो का कर्म भूमि जिनेवा नहीं रहा, बल्कि फ्रांस रहा, बल्कि फ्रांस रहा। रूसो का कर्म भूमि जिनेवा न होकर फ्रांस रह गया, फ्रांस बन गया। और वह फ्रांसीसी दार्शनिक के रूप में, और वह फ्रांसीसी विचारक के रूप में विश्व इतिहास में, फ्रांसीसी विचारक के रूप में विश्व इतिहास में प्रतिष्ठित हुआ, विश्व इतिहास में प्रतिष्ठित हुआ। फुल स्टॉप। रूसो के द्वारा, रूसो के द्वारा कई साहित्यों का रचना किया। रूसो के द्वारा कई साहित्यों का रचना किया गया, कई साहित्यों का रचना किया गया। जैसे नंबर 1, पहला डिस्कोर्स लिखा है बोर्ड पर, डिस्कोर्स ऑन, डिस्कोर्सेज ऑन, डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट, डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट। दूसरा, दूसरा साहित्य डिस्कोर्स ऑन द राइज ऑफ inequality, discourse on the rise of inequality, discourse on the rise of inequality,
डिस्कोर्स ऑन द राइज ऑफ इनइक्वालिटी। नंबर तीसरा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसका रचना रूसो के द्वारा 1762 में किया गया, जिसका रचना रूसो के द्वारा 1762 में किया गया। इसी साहित्य में रूसो ने आधुनिक राज्य के निर्माण करने के लिए, इसी साहित्य में रूसो ने आधुनिक राज्य के निर्माण करने के लिए, आधुनिक राज्य के निर्माण करने के लिए अपना प्रसिद्ध सामाजिक संविदा का सिद्धांत, सामाजिक संविदा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामाजिक संविदा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो आधुनिक लोकतंत्र के विकास हेतु एक प्रमुख आधार बना, जो आधुनिक लोकतंत्र के विकास हेतु एक आवश्यक आधार प्रदान किया, या एक प्रमुख आधार, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, आप लोग देखोगे कि रूसो जो है आधुनिक लोकतंत्र का पिता कहा जाता है। रूसो को आधुनिक लोकतंत्र का पिता कहा जाता है। नंबर एक, रूसो को राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। नंबर 3, रूसो को आधुनिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। नंबर 4, रूसो को आधुनिक रोमांटिसिज्म का फादर भी कहा जाता है। यानी लोकतंत्र का पिता, राष्ट्रवाद का पिता, समाजवाद का पिता, और विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं में जो रोमांच दिखता है उसका पिता भी कहा जाता है रूसो। तो आइए बच्चों, रोमांटिसिज्म क्या है, अमन पहले इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं और फिर रोमांटिसिज्म के बारे में बताएंगे। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं कि रूसो क्या चाहता था, और जो चाहता था, हाँ देखो बाजुरा ने बहुत सुंदर उत्तर दे दिया। अमन, जो आपने सवाल किया कि सर व्हाट इज रोमांटिसिज्म, उस सवाल का उत्तर बाजुरा ने दे दिया। हमको बताने से पहले आपका सवाल का उत्तर बाजुरा ने दे दिया है। बाजुरा ने कहा है कि रोमांटिसिज्म का मतलब होता है प्रकृति, यानी प्रकृति में कोई रोक टोक नहीं होता है, प्रतिबंध नहीं होता है,
कंट्रोल नहीं होता है, सभी को आजादी मिलती है। पशु है आराम से चरता है, घूमता है, पक्षी आराम से उड़ते हैं, झीलों में पानी पीते हैं, फल खाते हैं। मीन्स विदाउट एनी कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब एक ऐसा अवस्था जिसमें कोई भी कृत्रिम, अमन, आई सेड आर्टिफिशियल, कृत्रिम कंट्रोल नहीं होता है, कृत्रिम नियंत्रण नहीं होता है। मानव के पास कंप्लीट लिबर्टी होती है। दिस इज व्हाट रोमांटिसिज्म। चलिए, तो आइए हम अब लेते हैं कि रूसो क्या चाहता है। पहला हम लेंगे रूसो का स्वभाव कैसा है। पहला पॉइंट, रूसो का स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है। रूसो का नेचर क्या है इसको जानिए, क्योंकि जैसा आपका नेचर होगा वैसा ही आपका सोच होगा। ये एक सामान्य बात होती है बाजुरा, जैसा आपका नेचर होगा वैसा आपका सोच होगा। हमारे यहां कहावत प्रचलित है और बाजुरा को समझ में आएगा, क्योंकि बाजुरा झारखंड से है, कि आदमी कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं। नेचर और सिग्नेचर बदलता, ठीक है बाजुरा दिल्ली का हो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको पता होगा कि एक कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं। तो जैसा हमारा नेचर होगा वैसा ही हमारा सोच होगा, और जैसा हमारा सोच होगा वैसा ही हमारा काम होगा। ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूसो का नेचर क्या था, पहली बात। दूसरी बात, रूसो क्या सोचता था, रूसो क्या सोचता था, उसका सोच क्या था, उसका थॉट क्या है, क्या सोचता है। और अपने सोच को और अपने सोच को वह यथार्थ में कैसे बदलता है, अपने सोच को यथार्थ में कैसे बदलता है। इसके बाद रूसो में क्या दोष है, क्या रूसो में सब अच्छाई है, क्या उसमें कोई दोष नहीं। इसके बाद रूसो ने हमें क्या दिया, रूसो ने हमें क्या दिया, उसका योगदान क्या है। आज हम रूसो को क्यों याद करते हैं, आज हम रूसो इतना सम्मान से याद क्यों करते हैं, आज हम रूसो को इतना सम्मान से याद क्यों करते बात तो सही बोल रहा है। देखो, किसी ने लिख के भेजा कि सर बचपन में हमारा सिग्नेचर कुछ अलग होता है और बाद में अलग हो जाता है। देखो बच्चों, यदि अपने दिमाग में आप बैठा लोगे कि हमें नियम को तोड़ना है, तो कोई ना कोई जो है नटवर लाल की तरह, कोई ना कोई नटवर लाल की तरह आप उपाय ढूंढ लोगे
यदि मन में बैठ गया है कि हमें नियम को तोड़ना है, तो आप नटवर लाल की तरह कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लो। लेकिन सच्चाई यही है कि हम बड़े हो जाते हैं और हमारा एक राइटिंग हो जाती है, तो राइटिंग में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होती है। जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, अब जैसे मान लो मैं, अब मैं कितना भी राइटिंग बदलना चाहूंगा, वो छोटा हो सकता है आकार में, उसका आकार बड़ा हो सकता है, लेकिन जो लिखने का तरीका है, जो शब्दों का लिखने का जो हमारा पद्धति है, विशेष बदलाव नहीं आएगा, वो पहचान में आ जाएगा। खैर, तो बच्चों इतने पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रूसो का स्वभाव कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा था, उसका नेचर कैसा था, वह आदमी कैसा था। बच्चों, जब हम रूसो के जीवन पर हम प्रकाश डालते हैं, जब उसका हम अध्ययन करते हैं, जब हम उसका मीमांसा करते हैं, तो हम पाते हैं कि रूसो के विचारों में बुद्धि, रूसो के विचारों में बुद्धि यानी रीजन का प्रभाव कम दिखता है। रूसो के दर्शन में बुद्धि का प्रभाव कम दिखता है। उसके स्थान पर रूसो के विचारों में हम भावना अधिक देखते हैं। उसकी जगह पर रूसो के विचारों में हमें भावना अधिक प्रबल नजर आती है, भावना अधिक प्रबल नजर आती है, यानी भावना अधिक दिखती है। इसका मतलब हुआ कि रूसो एक भावुक विचारक था, एक भावनाप्रद दार्शनिक था, वह बुद्धिवादी नहीं था। वह क्या था? एक भावुक था, भावना से चलता था, भावना में जीता था और भावना में लिखता था, भावना में बोलता था और व्यवहार भी भावना के साथ ही करता था। उसने जो भी कहा है, जो भी लिखा है, उन सभी में आपको एक चीज नजर आएगी कि वह मानव से प्रेम करता है, मानव के लिए जीना चाहता है, मानव के लिए लिखना चाहता है, मानव के लिए विरोध करना चाहता है। यानी उसका पूरा जीवन मानव के लिए समर्पित है, मानव के प्रति प्रतिबद्ध है, मानव के उत्थान के लिए अग्रसर है। यानी बच्चों, रूसो वाज ए इमोशनल थिंकर, ही वाज एन इमोशनल थिंकर। अब यहां एक प्रश्न है बच्चों, और बहुत तार्किक प्रश्न है। प्रश्न बहुत तार्किक है, लॉजिकल है, उसको ध्यान से सुनिए। प्रबोधन, समय क्या है? प्रबोधन, प्रबोधन का समय है, जिसका अर्थ होता है बुद्धि का काम, जिसका अर्थ होता है बुद्धि का काम, जिसका अर्थ होता है बुद्धि का युग। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं एज ऑफ रीजन।
अंग्रेजी में इसे कहते हैं एज ऑफ रीजन। एज ऑफ रीजन, रीजन का मतलब क्या है? एज ऑफ रीजन यानी बुद्धि का काल, बुद्धि का युग। और मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि अपने आप में क्या यह विडंबना नहीं है? अपने आप में क्या यह विडंबना नहीं है? अपने आप में क्या यह एक विचित्र बात नहीं है? एक विचित्र बात नहीं है? आश्चर्य नहीं है कि समय तर्क का है, समय बुद्धि का है, युग बुद्धि का है, और उसमें रहने वाला एक महान दार्शनिक, एक महान चिंतक बुद्धिवादी नहीं? यह यूपीएससी का प्रश्न है। आप सोचिए, ये प्रश्न बन जाएगा। और प्रश्न बनेगा कि यह इतिहास का विडंबना है कि रूसो जिस काल में रह रहा था वह भावना का काल न होकर बुद्धि का काल था। इसको आप नोट करिए, इस प्रश्न को नोट करिए। यह इतिहास का विडंबना है, यह इतिहास का विडंबना है कि रूसो जिस काल में रह रहा था वह भावना का नहीं, वह भावना का नहीं, तर्क बुद्धिवाद का काल था। वह भावना का नहीं, तर्क बुद्धिवाद का काल था। वह भावना का नहीं, तर्क बुद्धिवाद का काल था। आप लोग लिख लिए? सभी बच्चे प्रश्न को लिख लिए? सभी बच्चे प्रश्न को लिख लिए? ठीक है। ठीक है, सविता ने भी लिख दिया, पवन, मुनमुन, अमन, अमन भी लिख दिया, जुबैर भी लिख दिया, और मुनमुन, मुनमुन बाबू लिख लिया, ज्योति, नीतीश भी लिख दिया। थोड़ा हम लाइट दें क्या बच्चों? अपना हम इसमें अपना सिस्टम में लाइट दें क्या? थोड़ा सा लाइट मेरे जो है स्क्रीन पर थोड़ा लाइट दें क्या? हम थोड़ा काटना पड़ेगा, हो सकता है फिर गड़बड़ हो जाए। आप बोलिए, काटेंगे तो हो सकता है फिर लिंक ना हो पाए। चलने देते हैं? आप बोलिए, काटेंगे तो हो सकता है फिर लिंक ना बने। चलने देते हैं? आज चलने देते हैं। अभी हम काटेंगे ना तो फिर पता नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, चलो हम बोलते हैं, सब बोलेंगे। राइट। अब हमारा अगला प्रश्न है कि रूसो क्या सोचता था? रूसो क्या सोचता था? बच्चों
देखो एक बात मैं बता देता हूं आपको, चूंकि अभी हम लोगों ने बिगिन किया है, तो चूंकि हम लोगों ने बिगिन किया है तो अभी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि अभी हमारी गाड़ी शुरू हुई है, अभी गाड़ी खुली है, तो हम लोग अभी कुछ भी कर सकते हैं। जब हम लोग कुछ दूरी तय कर लेंगे तो फिर उस वहां से बैकअप करना, मोड़ना आसान नहीं होता। मेरा कहना है बच्चों कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है बहुत वैचारिक है, बहुत वैचारिक है। इसमें कुछ रटना नहीं है, आपको समझना है केवल। ये पूरा विचार है। और ध्यान रखना, इसमें सबसे सुंदरता ये है कि एक बार, केवल एक बार आप ये पूरा विचार दिमाग में घुस गया, समझ लिए, तो परीक्षा छोड़ो, जीवन भर आप भूलोगे नहीं। रूसो कभी नहीं भूल सकते हो, एक बार यदि आपने समझ लिया। क्योंकि यह क्या है? विचार है, और विचार को रटा नहीं जाता है, विचार को समझा जाता है। क्योंकि हम भी एक मानव है, आप भी मानव है, और रूसो भी एक मानव था। जब तीनों मानव है, रूसो भी मानव है, हम भी मानव, आप भी मानव, तो फिर एक मानव को दूसरे मानव को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्ते कि वह थोड़ा सा सावधानी पूर्वक उस मानव को समझने का प्रयास करे। और हमारा चिंता यही है कि हम लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री को केवल समझना है। जहां परेशानी हो आप मुझे बताएंगे। नंबर 1, जहां लिखना होगा हम बोलेंगे बच्चों लिख लो। और जैसे हम लोगों ने आधुनिक भारत पर प्रैक्टिस किया है, अभ्यास किया, वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी हम कम से कम 60-70 प्रश्न लिखेंगे। कम से कम मोर देन 60-70 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, ताकि हमेशा के लिए हम रूसो क्या सोचता था, पहले सुनिए फिर मैं बोलता हूं। रूसो क्या सोचता है? रूसो कहता है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है। ज्योति स्वतंत्र पैदा हुई है, लेकिन हर जगह ज्योति बंधनों से ग्रस्त है। हर जगह ज्योति बंधनों से बंधी हुई है। उस बंधनों से ज्योति निकल नहीं पा रही है, जबकि ज्योति का जन्म स्वतंत्र हुआ था। जब पैदा हुई थी तो उस समय ज्योति के ऊपर कोई बंधन नहीं था, लेकिन जब से ज्योति ने समाज में प्रवेश किया तब से उसके ऊपर इतना बंधन लग गए हैं कि ज्योति उस बंधन से अब मुक्त नहीं हो पा रही है। इट वॉज सेड बाय रूसो, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है, बंधनों से ग्रस्त है, बंधनों में फंसा हुआ है, बंधनों में बंधा हुआ है। ये कौन सोचता है? रूसो ने सोचा था, लिखा भी। आगे क्या कहता है? क्योंकि बच्चों हम लोग क्या बता रहे हैं, क्या रूसो सोचता था, क्या रूसो सोचता था, हम इसकी बात कर रहे हैं। मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है, हर जगह वह बंधनों से ग्रस्त है। रूसो का अपने जीवन में केवल एक ही इच्छा है, एक ही आशा है, एक ही अभिलाषा है कि हम
मानव को उसके बंधनों से आजाद कर दे, मानव को उसके बंधनों से आजाद कर दे। रूसो ने कहा कि यही मेरी अभिलाषा है और मुझे जीवन में कुछ भी नहीं करना। मैं चाहता हूं उस मानव को आजाद करना जो जन्म के समय आजाद तो था लेकिन बाद में गुलाम हो गया, बाद में गुलाम हो गया। और उसके ऊपर कई तरह की गुलामी है, कई तरह के उसके ऊपर बंधन है। समाज का बंधन है, राज्य का बंधन है, परिवार का बंधन है, धर्म का बंधन है और अपने मन में स्वयं एक बंधन है, अपने मन में भी बंधन है। आप देखोगे बच्चों कि कभी कभी एक ऐसा समय आता है जब आपके मन में द्वंद्व चलता है, आपके मन में द्वंद्व चलता है। द्वंद्व इधर से कहता है हमें करना चाहिए, इधर से कहता है हमें नहीं करना चाहिए, इधर से कहता है हमें मानना चाहिए, इधर कहता है हमें नहीं मानना चाहिए। यानी तुम्हारे मन में भी द्वंद्व है, बाहर तो है ही, तुम्हारे अंदर भी द्वंद्व है। किस लिए द्वंद्व है? क्योंकि तुम्हारे मन में लालच है, क्योंकि तुम्हारे मन में इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे मन में अभिलाषा है। इसलिए तुम द्वंद्व में जीते हो। जब तुम इच्छाओं से रहित हो जाओगे, इच्छाओं से रहित हो जाओगे, जब तुम्हारे मन में यह विचार आने लगेगा कि सबका विकास जो हो रहा है उसमें मुझे खुशी मिल रही है, जब मुनमुन को लगेगा कि नीतीश पाठक आईएएस हो गया, कितना अच्छा हुआ, तो मुनमुन के मन में कभी द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि मुनमुन पूरे समाज को एक भाव से देखना चाहता है और समाज के उत्थान में अपना उत्थान खोजना चाहता है। तो रूसो क्या सोचता है बच्चों? मानव को उसके बंधनों से आजाद करना। तो आइए इसको आप नोट कर लीजिए 2 लाइन में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, रूसो का सोच, रूसो का सोच, रूसो का सोच नंबर 1, पहला रूसो लिखता है, रूसो लिखता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। रूसो मानता है मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है। ये बात को आप लोग लिखोगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है। लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा हुआ है, लेकिन हर जगह बंधनों से ग्रस्त है, लेकिन हर जगह वह बंधनों से ग्रस्त है, बंधनों से जकड़ा हुआ है। इनवर्टेड कोमा को क्लोज कर दीजिए, इनवर्टेड कोमा को क्लोज कर दीजिए। आगे लिखिए, रूसो कहता है, रूसो कहता है कि वह, रूसो कहता है कि वह इसी मानव को उसके सारे बंधनों से आजाद करना चाहता है। रूसो कहता है कि वह
इसी मानव को उसके सारे बंधनों से आजाद करना चाहता है। ये पहला पॉइंट है रूसो का। रूसो क्या सोचता है, यह पहला सोच है उसका। क्या है? यह पहला सोच है। दूसरा लिखना, रूसो अपनी रचना, रूसो अपनी रचना, रूसो अपनी रचना डिस्कोर्सेज, डिस्कोर्सेज आपने लिखा है पहले, डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट में लिखता है, में लिखता है कि जैसे जैसे मानो, जैसे जैसे मानो प्रकृति से दूर होते जा रहा है, जैसे जैसे मानो प्रकृति से दूर होता जा रहा है, प्रकृति से दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे वह अपने मूल स्वरूप को, वैसे वैसे वह अपने मूल स्वरूप को खोने लगता है, वैसे वैसे वह अपने मूल स्वरूप को खोने लगता है, अपने मूल स्वरूप को खोने लगता है। वह अपने स्वभाव से, वह अपने स्वभाव से कृत्रिम बन जाता है, वह अपने स्वभाव से कृत्रिम बन जाता है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, वह अपने स्वभाव से कृत्रिम बन जाता है, कृत्रिम बन जाता है। फुल स्टॉप लिखिए, इसी में लिखना है फुल स्टॉप के बाद। उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने भी, उल्लेखनीय है कि गांधी ने भी, गांधी ने भी मानव प्राकृतिक बनने का सुझाव देते हैं। गांधी ने भी मानव को प्राकृतिक बनने का सुझाव दिया। जब कहते हैं, जब कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखना है, सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखना है। प्रकृति, प्रकृति मानव की सभी इच्छाओं, प्रकृति मानव की सभी इच्छाओं को पूरा तो कर सकती है, मानव की सभी इच्छाओं को पूरा तो कर सकती है, लेकिन उसके लालच को कदापि नहीं, लेकिन उसके लालच को कदापि नहीं, लेकिन उसके लालच को कदापि नहीं। क्लोज कर दीजिए बच्चों। ये हमने रूसो को यहां पर गांधी से तुलना किया है।
और मैं सबसे सिफारिश करना चाहता हूं कि जहां भी आपको लगता है कि यार यहां पर तुलना हो सकता है, वहां पर चुकना नहीं है, उस अवसर को लूज नहीं होने देना है, क्योंकि परीक्षा एक बार मिलता है देने के लिए। मेंस आप दोगे तो आपका वो अंतिम मेंस हो सकता है। इसलिए अपने दिमाग को, अपने कान को, अपने आंख को खोल करके रखना है, ताकि कहां से हम इसको जोड़ दें, कैसे हमारा कॉपी दूसरे से अलग हो जाए। अब लिखिए तीसरा, 1 मिनट इसमें एक ही जोड़ लीजिए, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना। पहले जोड़ लो यहीं पर, फिर तीसरा पॉइंट लिखना, पैरा बदल कर। रूसो को रोमांटिसिज्म का फादर कहा जाता है। 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 जिसका सुंदर अभिव्यक्ति, जिसका सुंदर अभिव्यक्ति महान महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं में दिखता है। जिसका अभिव्यक्ति महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं में दिखता है, की कविताओं में दिखता है। अगला लिखना, ये पहला सोच नहीं है, दूसरा सोच है। अब आप लिखेंगे रूसो का तीसरा सोच। रूसो का तीसरा सोच लिखिए, वह तीसरा चीज क्या सोचता था। सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। जो मैं बोलने जा रहा हूं यह रूसो का शब्दावली है, यह रूसो का कथन है, यह रूसो का वाक्य है। इसलिए यह सिंगल इन्वर्टेड कोमा में होना चाहिए। देखिए, जब से हमारे समाज के कुछ लोग, जब से हमारे समाज के कुछ लोग, जब से हमारे समाज के कुछ लोग धरती के उपहार को घेरने लगते हैं, धरती के उपहार को घेरने लगते हैं और तेरा और मेरा कहने लगते हैं, धरती के उपहार को घेरने लगते हैं और तेरा और मेरा, योर्स एंड माइन, तेरा, योर्स एंड माइन, तेरा और मेरा, योर्स और माइन कहने लगते हैं। तभी से समाज में
असमानता का जन्म हो जाता है। तभी से समाज में असमानता का जन्म हो जाता है। तभी से समाज में असमानता का जन्म हो जाता है। इन इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए। इन इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए और डैश दीजिए, डैश। और डैश देने के बाद लिखिए, डैश देने के बाद फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है। देखिए, डिस्कोर्स ऑन द राइज ऑफ, डिस्कोर्स ऑन द राइज ऑफ inequality, discourse on the rise of, discourse on the rise of inequality, inequality, inequality। यह रूसो का साहित्य है जो पहले आप लिखे, और इसी साहित्य में जो मैंने कथन बताई है, इसी साहित्य में जो कथन हमने बताई है उसका उल्लेख किया गया है। इसी में लिखिए आगे, फुल स्टॉप के बाद पहले फुल स्टॉप दीजिए, फिर लिखिए, रूसो को आधुनिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। रूसो को आधुनिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। ये हमारा 3 सोच हो गया। अब लिखिए चौथा सोच। चौथा, रूसो जो है और क्या सोचता था? नंबर 4, रूसो के, रूसो के विचारों, रूसो के विचारों में ये व्यक्ति हो गया, सिंगल में हो गया व्यक्ति, और ये समुदाय हो गया, एक सिंगल में हो गया। अब लिखना, अब लिखना, रूसो के विचारों व्यक्ति के जगह पर, व्यक्ति के जगह पर समुदाय पर अधिक बल दिया गया है। समुदाय पर अधिक बल दिया गया है। समुदाय पर अधिक बल दिया गया है, और यही समुदाय पर अधिक बल दिया गया है, और यही कारण है कि रूसो आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। रूसो आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रवाद का निर्माण, क्योंकि राष्ट्रवाद का निर्माण समुदाय के द्वारा ही होता है। राष्ट्रवाद का निर्माण समुदाय के द्वारा ही होता है। समुदाय के द्वारा ही होता है।
ठीक है। अगला अगला इसी में अगला पॉइंट होगा। रूसो कहता है रूसो कहता है कि मानव का स्वतंत्र विकास मानव का स्वतंत्र विकास तभी हो सकता है जब उसके रास्ते में कोई भी कृत्रिम बाधा उत्पन्न न किया जाए। कोई भी कृत्रिम बाधा उत्पन्न न किया जाए। कोई भी कृत्रिम बाधा उत्पन्न न किया जाए। और इसलिए रूस आधुनिक राज्य के निर्माण में मानव की भूमिका को उसके इच्छाओं की भूमिका को मानव की भूमिका को उसके इच्छाओं की भूमिका को केंद्रीय महत्व प्रदान करता है। और इस तरह रूसो आधुनिक लोकतंत्र का मसीहा बन जाता है। और इस तरह रूसो आधुनिक लोकतंत्र का मसीहा बन जाता है। फुल स्टॉप। ये आपका रूसो क्या सोचता था, उसके सोच के बारे में हमने प्रकाश डाला है। अब मेरा अगला बिंदु होगा कि रूसो अपने सोच को किस तरह जमीनी आधार प्रदान करता है। अपने सोच को किस तरह से जमीनी आधार प्रदान करता है। तो आइए अगला हेडिंग डालिए। आधुनिक राज्य के निर्माण में रूसो की भूमिका आधुनिक राज्य के निर्माण में रूसो की भूमिका ठीक है। हो गया। आराम से आप लोग लिख रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल आराम से लिख रहे होंगे।
क्योंकि मेरी गति बहुत धीमी है और आराम से हम लोग बात कर रहे हैं, और हम इसलिए भी चाहते हैं चूंकि विचारधारा है और इसमें हम जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है कि विचारधारा जो है पूरी तरह से आपको आकर्षित न कर पाए। इसलिए जानबूझ करके हमने अपनी गति को धीमा रखा है ताकि आप आराम से विचारों से जुड़ सकें। आधुनिक राज्य के निर्माण में रूसों की भूमिका, चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर आपको हम समझाएंगे। जो मुख्य तथ्य है उसको कम से कम संग्रह कर लीजिए। देखिए, सत्रह सौ बासठ 1762 में रचित 1762 में रचित सोशल कॉन्ट्रैक्ट आधुनिक लोकतंत्र के लिए बाइबिल साबित हुआ। आधुनिक लोकतंत्र के लिए बाइबिल साबित हुआ। बाइबिल इस साहित्य में रूसों के द्वारा आधुनिक लोकतंत्र के निर्माण हेतु विचारों का प्रतिपादन किया गया है। विचारों का प्रतिपादन किया गया है। इस साहित्य में रूसों ने लिखा है कि मानव स्वभाव से अच्छा होता है। स्वभाव से अच्छा होता है, प्यारा होता है। मानव स्वभाव से अच्छा होता है, संत होता है। मानव स्वभाव से, प्रकृति से अच्छा होता है, और अपने अच्छाई के लिए आपस में मिलजुल कर
एक राज्य का निर्माण करता है, एक राज्य का निर्माण करता है। जो मानव की इच्छाओं का परिणाम होता है, जो मानव की इच्छाओं का परिणाम होता है, जो मानव की इच्छाओं का परिणाम होता है, परिणाम होता है। फुल स्टॉप। रूसो कहता है कि प्रत्येक मानव में, रूसो कहता है कि प्रत्येक मानव में, प्रत्येक मानव में दो तरह की इच्छा होती है। प्रत्येक मानव में दो तरह की इच्छा होती है। प्रत्येक मानव में दो तरह की इच्छा होती है। एक्चुअल एंड रियल विल। प्रत्येक मानव में दो तरह की इच्छा होती है, एक्चुअल विल और रियल विल। प्रत्येक मानव में दो तरह की इच्छा होती है, एक्चुअल विल और रियल विल। रूसो कहता है, रूसो कहता है कि एक्चुअल विल, रूसो कहता है कि एक्चुअल विल, रूसो कहता है कि एक्चुअल विल मानव सही इच्छा नहीं होती। एक्चुअल विल मानव का सही इच्छा नहीं होती है। यह आती है जाती है, यह आती है जाती है, यानी इसका स्वरूप अल्पकालीन होता है। यह आती है जाती है अर्थात इसका स्वरूप अल्पकालीन होती है, जबकि रियल विल मानव का असली इच्छा होती है। जबकि रियल विल मानव का असली इच्छा होती है, जबकि रियल विल मानव का असली इच्छा होती है, जो कि अस्थायी होती है, जो कि अस्थायी होती है, जो कि क्या होती है, स्टेबल होती है, या क्या होती है, परमानेंट होती है, या परमानेंट होती है, अस्थायी होती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। आगे लिखिए, जो कि अस्थायी होती है। आगे लिखिए, रूसो कहता है कि आधुनिक राज्य, रूसो कहता है कि आधुनिक राज्य के निर्माण हेतु, आधुनिक राज्य के निर्माण हेतु
आधुनिक राज्य के निर्माण हेतु समाज के, जरा बोर्ड में देखना, समाज के सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी व्यक्तियों को, 1 2 3 4 5 जितना है, समाज के सभी व्यक्तियों की रियल विल को, समाज के सभी व्यक्तियों की रियल विल को आधार बनाकर समाज के सभी व्यक्तियों की रियल विल को आधार बनाकर जनरल विल, आधार बनाकर जनरल विल, आधार बनाकर जनरल विल का निर्माण किया जाएगा। जनरल विल का निर्माण किया जाएगा। हिंदी में समान इच्छा। बच्चों, जनरल विल को हिंदी में हम कहते हैं समान इच्छा। निर्माण किया जाएगा और यही जनरल विल, और यही जनरल विल, यही समान इच्छा आधुनिक लोकतंत्र का आधार बनेगी। और यही समान इच्छा आधुनिक लोकतंत्र का आधार बनेगी। पैरा बदल करके लिखना है, पैरा चेंज कीजिए फिर लिखिएगा। रूसो कहता है, रूसो कहता है कि चूंकि मानव स्वभाव से अच्छा होता है, चूंकि मानव स्वभाव से अच्छा होता है, इसलिए उसके द्वारा निर्मित राज्य भी अच्छा होगा। चूंकि मानव स्वभाव से अच्छा होता है, इसलिए उसके द्वारा निर्मित राज्य भी अच्छा होगा। अच्छी बात है, बात तो सही है, लॉजिकल भी है। और ऐसे राज्य को समाज के सभी लोगों को, और ऐसे राज्य को समाज के सभी लोगों को अपने समस्त अधिकारों को समर्पण कर देना चाहिए। अपने समस्त अधिकारों को समर्पण कर देना चाहिए, जिसमें उसका लॉक के द्वारा बताए गए, जिसमें उसका लॉक के द्वारा बताए गए प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट भी सम्मिलित है। उसमें उसका लॉक के द्वारा बताए गए प्राकृतिक अधिकार भी सम्मिलित है। साथ ही साथ चूंकि राज्य अच्छा होगा, चूंकि राज्य अच्छा होगा, तो इसलिए
उस राज्य में मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित, उस राज्य में मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत, यानी शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत को भी जगह नहीं दिया गया, को भी जगह नहीं दिया। पैरा बदल कर रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा, रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा के माध्यम से निर्मित, सामान्य इच्छा के माध्यम से निर्मित राज्य का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा, लोकतांत्रिक होगा। इस राज्य में बहुमत तथा अल्पमत, इस राज्य में बहुमत यानी मेजॉरिटी, अल्पमत यानी माइनॉरिटी, बहुमत मेजॉरिटी, अल्पमत माइनॉरिटी के बीच कोई भी विवाद नहीं होगा, कोई भी विवाद नहीं होगा, कोई भी विवाद नहीं होगा, क्योंकि किसी भी विषय पर, क्योंकि किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर निर्णय, किसी भी विषय पर निर्णय समाज, किसी भी विषय पर निर्णय समाज के सभी लोगों के इच्छाओं को, समाज के सभी लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाए, ध्यान में रखते हुए लिया जाए। फुल स्टॉप। अब हम लेंगे रूसो की विचारधारा और यथार्थ, रूसो की विचारधारा और उसका यथार्थ, रूसो की विचारधारा और उसका यथार्थ, रियलिटी।
देखिए, यद्यपि रूसों की विचारधारा आधुनिक लोकतंत्र के उद्भव के, आधुनिक लोकतंत्र के उद्भव के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन जब रूसों का विचारधारा, लेकिन जब रूसों का विचारधारा दुनिया, रूसों का विचारधारा दुनिया, दुनिया मतलब संसार, दुनिया के यथार्थ, दुनिया के यथार्थ के नजदीक आता है, दुनिया के यथार्थ के नजदीक आता है, तो उसके दर्शन में निहित, तो उसके दर्शन में अंतर्निहित, तो उसके दर्शन में अंतर्निहित सीमाएं, लिमिटेशंस दृष्टिगोचर होने लगती है, तो उसके दर्शन में अंतर्निहित सीमाएं दृष्टिगोचर होने लगती है, जिसका ज्वलंत उदाहरण, जिसका ज्वलंत उदाहरण, जिसका ज्वलंत एग्जाम्पल, उदाहरण फ्रांस की क्रांति के समय दिखती है। उसका ज्वलंत एग्जाम्पल फ्रांसीसी क्रांति के समय दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है, जब रूसों का भक्त, रूसों का भक्त, रूसों का भक्त उसको अपना पैगंबर मानने वाला, उसको अपना पैगंबर मानने वाला जरा बोर्ड देखना, रॉबस्पियर, 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 ROB है, रॉबस्पियर, ROBE, रॉबस्पियर, ठीक, जो रूसों द्वारा रचित, जो रूसों द्वारा रचित सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो रूसों द्वारा रचित सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपने तकिया के नीचे रखता था, अपने तकिया के नीचे रखता था। तकिया का मतलब बच्चों पीलो, तकिया का मतलब मैं पीलो, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपने तकिया के नीचे रखता था, उसके द्वारा, मैंने कहा, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपने तकिया के नीचे रखता था,
उसके द्वारा लोकतंत्र के नाम पर, उसके द्वारा लोकतंत्र के नाम पर आतंक का राज्य, लोकतंत्र के नाम पर आतंक का राज्य, आतंक का राज्य ब्रैकेट में 1792 से 95, आतंक का राज्य 1792 से 95, रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर स्थापित किया गया, स्थापित किया गया, जो रूसों के विचारधारा, जो रूसों के विचारधारा की कमजोरी को उजागर करता है, जो कि रूसों के विचारधारा की कमजोरी को उजागर करता है। पैरा बदल करके प्रश्न यह है, प्रश्न यह है कि आखिर में, प्रश्न यह है कि आखिर में, प्रश्न यह है कि आखिर में रूसों के दर्शन में दोष क्या था? प्रश्न यह है कि आखिर में रूसों के दर्शन में दोष कहां था? दोष कहां था? डैश देख लिखिएगा, डैश देख, रूसों का डैश दे करके, रूसों के विचार में, रूसों के विचार में सबसे कमजोर पक्ष, सबसे कमजोर पक्ष यह है कि, सबसे कमजोर पक्ष यह है कि वह राज्य के निर्माण में बुद्धि से अधिक भावना को महत्व देता है, बुद्धि से अधिक भावना को महत्व देता है। तभी तो वह मान लेता है, तभी तो वह मान लेता है कि आदमी अच्छा है तो राज्य भी अच्छा हो, तभी तो वह मान लेता है कि आदमी अच्छा है तो राज्य भी अच्छा हो, तभी तो वह मान लेता है कि आदमी अच्छा है तो राज्य भी अच्छा हो। और जब राज्य अच्छा होगा, और जब राज्य अच्छा ही होगा, और जब राज्य अच्छा ही होगा, तो ऐसे राज्य को जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांतों के द्वारा, के सिद्धांतों के द्वारा बांधने की जरूरत नहीं है, सिद्धांतों के द्वारा बांधने की जरूरत नहीं, बांधने की जरूरत नहीं। यदि रूसों के विचार में लॉक और मॉन्टेस्क्यू को भी जगह दे दिया जाए, यदि रूसों के विचार में लॉक तथा मॉन्टेस्क्यू को भी उचित स्थान दे दिया जाए, उचित स्थान दे दिया जाए,
तो वह राज्य निस्संदेह एक सुंदर राज्य बनेगा। तो वह राज्य निस्संदेह एक सुंदर राज्य बनेगा। जैसे जैसे 1776 में, जैसे 1776 में, जैसे 1776 में अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिकी वासियों ने एक ऐसा संवैधानिक दर्पण, एक ऐसा संवैधानिक दर्पण को स्वीकार किया जिसमें तीनों की आत्माएं झलक देती है, जिसमें तीनों की आत्माएं झलक देती। डैश, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, फुल स्टॉप। जिसमें तीनों की आत्माएं झलक देती है। लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, फुल स्टॉप। यह आपका रूसो समाप्त हुआ। अब आप रूसो से संबंधित एक सवाल नोट कर लीजिए, मैं बोलने जा रहा हूं। देखिए, रूसो के विचारधारा रूसो के विचारधारा में एक तानाशाह शासक के उभरने का संकेत दृष्टिगोचर होती है। टिप्पणी कीजिए। रूसो के विचारधारा में एक तानाशाह शासक उभरने का संकेत दृष्टिगोचर होती है। कमेंट कीजिए।
मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इसे आराम से लिखे होंगे और भाषा इतना सरल है और जो हमने उल्लेख किया है आपस में इतना तार्किक है कि मुझे नहीं लगता है कि इसको समझाना पड़ेगा। यदि पड़ेगा तो हम समझा देंगे, लेकिन एक बार ध्यान से पढ़ना। इतना तार्किक है, इतना भाषा सरल है कि लगता है कि हम किसी फिल्म को देख रहे हैं, किसी पिक्चर को हम देख रहे हैं। अच्छा ये हुआ, अच्छा इसके बाद ये होता है, अच्छा इसके बाद ये होता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि समय भी हो गया है और कांट को आज हम लोग शुरू नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग कांट को अगले दिन रखते हैं। ठीक है बच्चों, और आपका कोशिश ये करना है कि जैसे जैसे हम मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप जो टॉपिक्स हम बताते हैं उनको किताब से आप ही घर पर पढ़ते रहिए। और हाँ, जैसे आपने आधुनिक भारत में किया है कि पहले के प्रश्नों को देखा है, आप में से कई बच्चों ने पहले के प्रश्नों को लिखा भी है जो पहले पूछा गया है, तो बच्चों एक बार फिर थोड़ा सा आपको काम वैसे ही करना पड़ेगा। बस 1 महीना की बात है, मतलब मान के चलिए मार्च तक हम इसको खत्म करेंगे। 1 महीना में सब कुछ आराम से हो जाएगा और आप हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, है ना। फिर बार बार चिंता नहीं होगी कि यार हमने थोड़ा ये कर लिया होता। जो कर लिया होता वो अभी हम कर लेंगे, हम भविष्य के लिए कुछ भी छोड़ेंगे। तो आइए बच्चों, क्लास को हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं और आज का मेरा सेवा समाप्त हुआ। हम लोग कल फिर एक बार मिलेंगे। और आज जो विलंब हुआ था ना, आपको पता, मैं बता दूं, 11:25 में 11:25 में मैं जो है क्लास को शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसे ऐसे घूम रहा था, बार बार घूम रहा था, है ना, जो घूमता है ना ऐसे ऐसे घूम रहा था। हमने कहा क्या हो गया यार, तो फिर मैंने दिल्ली फोन किया कि भाई ये हो नहीं पा रहा है, घूम रहा है। तो फिर कैसे कैसे हमने मैनेज किया। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ओके, गॉड ब्लेस यू।